हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहा था, एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या था कि बीच में था न्यूक्लियस और उसके चारों ओर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा था। ठीक है, उसका एनालिसिस हम लोग किए थे, डिफरेंट ऑर्बिट्स का रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब हम लोग निकाले थे। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप का पार्टिकल्स रहता है। न्यूक्लियस के बाहर जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है और उसके अंदर 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स रहता है। एक है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। दोनों ही पार्टिकल्स का कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि प्रोटॉन का चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इसका चार्ज का जो वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस साइन में, और प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव साइन में। और न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता नहीं, 0 होता है। दोनों का जो मास होता है वो लगभग सेम होता है, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ द प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सेम एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ओके, दोनों का मास लगभग सेम होता है। तो ये 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स है और दोनों का ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर्स। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर्स। सो एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग Z साइन से डिनोट करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, और जनरली जो न्यूट्रल एटम होता है उसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी हम लोग नंबर्स पा सकते हैं, क्योंकि इसका नंबर अगर 4 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होगा फॉर द न्यूट्रल एटम्स। दूसरा एटम के लिए जो मतलब आयोनाइज हो गया है उसके लिए दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, वो अलग बात है। और यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियस को हम लोग इस स्टाइल में रखते हैं, इस स्टाइल में। यहाँ पे X क्या है, कोई भी एक न्यूक्लियस है, और Z मतलब एटॉमिक नंबर्स और A मतलब मास नंबर्स। ये जो है A का मतलब क्या होता है, ये जो मास नंबर होता है वो होता है न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटेंट विद इन द न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर्स। इसका नेम मास नंबर क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या होगा, A - Z होगा। सो N इज इक्वल्स टू A - Z होगा। यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको हम लोग अब क्या नाम देंगे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला हर एक मेंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियंस बोलेंगे। उसको हम लोग अलग भेदभाव नहीं करेंगे कि प्रोटॉन्स है कि न्यूट्रॉन्स है। न्यूक्लियस के मेंबर्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियंस। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना है, उसका ही नाम है मास नंबर A। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट मीन्स सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसे मास नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस का मास इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हर एक न्यूक्लियस का मास कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ही स्लाइटली अलग। हम लोग उसको लगभग सेम मानते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियस है सभी का मास इतना है, और इसका अंदर न्यूक्लियस कितना है, टोटल A है। तो एक न्यूक्लियस का मास इतना है, तो A नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस का मास कितना होगा, A मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है दोनों लगभग बराबर है, दोनों को अलग नाम ना दे के हम लोग M मान लेते हैं। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई M। दिस इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। सो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जो मास है वो कैपिटल A के साथ रिलेटेड है। न्यूक्लियस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मास होगा न्यूक्लियस का, इसीलिए इसका नाम है मास नंबर।
दैट इज डिटरमाइंस द मास ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, एंड दिस इज द वे वी कैन राइट द न्यूक्लियस. अब ये जो न्यूक्लियस होता है, अलग अलग न्यूक्लियस जो होता है उसका अलग अलग नेम होता है. जैसे कि आइसोटोप. आइसोटोप क्या होता है? जिन जिन न्यूक्लियस का जेड सेम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं. ओके, आइसोटोप. आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है कि न्यूक्लियाई हैविंग सेम जेड, सेम एटॉमिक नंबर्स वाला जो न्यूक्लियाई होता है, फैमिली ऑफ न्यूक्लियाई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप. ओके, उसके बाद आता है आइसोबार. आइसोबार पता क्या होता है? आइसोबार न्यूक्लियाई हैविंग सेम ए, सेम मास नंबर वाला जो न्यूक्लियाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं. और फाइनली सेम न्यूट्रॉन वाला जो होता है उसे हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं. सेम न्यूट्रॉन वाला जो होता है वो आइसोटोन बोलते हैं. इसका अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है, एक न्यूक्लियस उसका जो रेडियस होता है वो किसके साथ रिलेटेड होगा, वो एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि इसको अगर हम लोग स्पेरिकल मान लें कि न्यूक्लियस अगर एक स्पेरिकल शेप का है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब रेडियस, इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये होगा. क्योंकि इसका अंदर मास नंबर जितना होगा, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ जाएगा. सो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, साइज होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए. जितना ज़्यादा मेंबर्स रहेगा उतना ही साइज ज़्यादा होगा. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू ए. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं कि बाकी सब कांस्टेंट है. नेक्स्ट लाइन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3. इसमें कोई दिक्कत नहीं, आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3. अगर इसको हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3. ये फॉर्मूला है रेडियस का. ओके, सो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस is determined by the mass numbers or the total number of nucleons in this way. R equals to R naught to the power 1/3, where R naught is a constant जिसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 1.2 स्मॉल एफ एम. अब यहाँ पे एक नया चीज़ आया गया, स्मॉल एफ एम. स्मॉल एफ एम क्या होता है? इसका नाम होता है फेम्टोमीटर. 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -15 मीटर. जैसे कि बहुत ही छोटा लेंथ मेज़र करने के लिए हम लोग नैनोमीटर यूज़ करते हैं, एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं, पिकोमीटर यूज़ करते हैं, 10 to the power -12 मीटर. वैसे ही एक छोटा चीज़ को मेज़र करने का और एक यूनिट है जिसे हम लोग फेम्टोमीटर बोलते हैं. सो 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -15 मीटर्स. सो आर नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1.2 फेम्टोमीटर होता है. एंड दिस इज द फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस. अलग अलग मास नंबर के लिए, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग मास नंबर होगा और उसी हिसाब से उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर डेंसिटी निकालते हैं. न्यूक्लियर डेंसिटी, इसको थोड़ा सा पूरी देते हैं इस जगह को. न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो कोई भी एक न्यूक्लियस हम लोग ले लेते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये एक आर्बिट्ररी न्यूक्लियस है. यहाँ पे एक्स मतलब उसका नेम लिखना है, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, यहाँ पे मास नंबर लिखना है. ठीक है, जैसे कि यूरेनियम एक न्यूक्लियस है तो उसका क्या होगा? 23892. इसका मतलब होता है इसका जो एटॉमिक नंबर्स है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स है, वो यहाँ पे 92 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 238 है और ये एटम का सिंबल है न्यूक्लियस का. तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं.
तो इस केस में अगर हम लोग को डेंसिटी निकालना है तो पहले निकालना है मास। तो मास की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं? मास की जगह हम लोग डाल सकते हैं ईच एंड एवरी न्यूक्लियॉन्स जो होता है, सबका मास क्या होता है? लगभग सेम होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का। तो उसको हम लोग अलग नाम के स्मॉल m बोलते हैं। और कितना मेंबर्स है? a मेंबर्स है। तो दिस इज द टोटल मास। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब। और r का फॉर्मूला क्या है? अभी हम लोग देखा r = r0 a टू द पावर 1/3। तो इसको यहाँ पे अगर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल m a बाई 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। r0 a टू द पावर 1/3 उसका होल क्यूब करेंगे तो r0 के ऊपर क्यूब चढ़ेगा और a टू द पावर 1/3 के ऊपर क्यूब चढ़ाएंगे तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a और a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो a एलिमिनेट होके बाकी आंसर में आएगा क्या आएगा? स्मॉल m बाई 4/3 पाई r0 क्यूब। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा वो जैसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर्स। मतलब न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी रो, न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। मतलब मास नंबर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा न्यूक्लियस के लिए जितना डेंसिटी होगा, बड़ा न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी सेम होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस का ए बढ़ता जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका डेंसिटी नहीं बदलेगा। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। यहाँ पे एक्सप्रेशन में कोई मास नंबर्स नहीं है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि सो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो यहाँ से हम लोग को इसको प्रूव करना है। और अगर हम लोग इसका वैल्यू डालेंगे, जैसे कि स्मॉल m का वैल्यू क्या होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और 4/3 पाई मतलब 3.14 और r0 1.2 फेमटोमीटर। सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर एंड देन उसका होल क्यूब। इसको करेंगे तो ये 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, इस ऑर्डर में इसका वैल्यू आएगा। ओके, सो द डेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरी न्यूक्लियस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर्स। मास नंबर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियर डेंसिटी। अब क्या बात कर लेते हैं हम लोग? एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट एक ऐसा चीज़ होता है जिसे हम लोग को बहुत ही अच्छे से ध्यान से चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एक लॉरी में कई सारा चीज़ आ रहा है तो उसको हम लोग ग्राम में मेज़र नहीं करते, क्विंटल में मेज़र करते हैं, लेकिन इस चौक का हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं। तो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग यूनिट्स होता है। तो बहुत ही छोटा चीज़ को हम लोग क्या मेज़र करते हैं? लेंथ को, जैसे कि हम लोग एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर इसी यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से मास का बहुत ही छोटा वैल्यू होगा। इतना छोटा मास 10 टू द पावर -27 kg इज़ नॉट सिंगल ग्राम, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 27, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए ग्राम। सो इसको हम लोग क्या करेंगे? दूसरा यूनिट में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। वो क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वन AMU ये क्या होता है? ये होता है 1/12 ऑफ ए कार्बन 12 मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। कार्बन 12 जो होता है, कार्बन का मास नंबर क्या होता है? 12। सो एक कार्बन एटम्स जो होता है या कार्बन न्यूक्लियस होता है उसका जो मास होता है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा 1 AMU। और 1 AMU का वैल्यू क्या होता है? इस ऑलमोस्ट 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम्स एंड ग्राम में क्या होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। शॉर्ट में इसको हम लोग 1 UB बोलते हैं। 1 AMU की जगह हम लोग 1 UEP बोलते हैं। सेम थिंग 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका मास क्या है? 1 U है या फिर 1 AMU है। डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अलग यूनिट है बहुत ही छोटा चीज़ मेज़र करने के लिए। तो अब हम लोग इसके रेस्पेक्ट में अगर बोलेंगे
केजी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा 1.66 × 10⁻⁻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 ⁻
वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, और क्या होगा 1 AMU होगा। थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हाल फिलहाल हम लोग राफली 1 AMU मान सकते हैं। ये एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ है कि आइंस्टाइन का रिलेशन से पता चलता है कि मास और एनर्जी वो इक्विवेलेंट्स है। मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कितना मास के लिए कितना एनर्जी मिलेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशंस। E इज इक्वल्स टू mc²। जैसे जैसे हम लोग मास डालेंगे उसी हिसाब से उसके लिए कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा इस इक्वेशन से, E इक्वल्स टू mc² से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 AMU के लिए कितना एनर्जी होता है वो हम लोग पता कर लेते हैं, क्योंकि वो पता होने से क्या होगा, हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होता है सबका मास क्या होता है 1 AMU होता है, और कोई भी न्यूक्लियस क्या होता है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से बनता है। तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, मतलब उसका इक्विवेलेंट एनर्जी कितना होगा, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर 1 AMU का इक्विवेलेंट एनर्जी हम लोग निकाल ले तो कोई भी न्यूक्लियस का इक्विवेलेंट एनर्जी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल, इस इक्वेशन में हम लोग को वैल्यू डाल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो होगा मास होगा क्या 1 AMU, 1 U लिखते हैं हमने शॉर्ट में, इंटू c²। 1 U मतलब क्या होता है 1.66 10⁻27 किलोग्राम, और C मतलब 3 × 10⁸, उसको होल स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग आ जाएगा जूल में आएगा, और जूल में आंसर आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 1.6 10⁻19 देके डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर में आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वो भी एनर्जी मेज़र करने का एक यूनिट है। जैसे कि जूल में हम लोग मेज़र करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग मेज़र करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था 1.6 10⁻19 जूल था। तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ कैपिटल M। सो E इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक AMU के लिए। 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, और 1 U जो मास होता है उसका इक्विवेलेंट एनर्जी इतना होता है। अब किसी भी न्यूक्लियस का इक्विवेलेंट एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे कि हम लोग के पास ये है कार्बन 612, इसका हम लोग को एनर्जी निकालना है, तो इसका टोटल मास कितना होगा, इसका टोटल मास कितना होगा, मास नंबर है 12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच न्यूक्लियस कितना 1 U, सो इट इज 12 U। सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 931, ये जितना होगा इसका एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोगों को अलग से ये इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 1 U का इक्विवेलेंट एनर्जी निकाल चुके हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस का इक्विवेलेंट एनर्जी निकाल पाएंगे, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो 1 U का मल्टीपल होता है। क्योंकि मास कैसे डिटरमाइन होता है, मास नंबर से, और ईच एंड एवरी न्यूक्लियॉन्स का मास होता है 1 U। सो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है, बाकी सब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट एनर्जी एज वेल by these equations. This is known as mass energy equivalence relations, Einstein mass energy equivalent relations.